नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़। आज हम आपको आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर रवि भूषण शर्मा से मिलाने जा रहे हैं। वो एसएनसी आवाज़ के स्टूडियो आए, हमने उनसे सीधी और तीखी बात किया। करप्शन के मुद्दे पर कौन नहीं है जो चाहता है कि अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो वो उजागर हो, लेकिन अगर करप्शन को लेकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग एक दबाव तंत्र की स्थिति में काम कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करप्शन की बात करते हैं, इस तरह का अगर आरोप किसी पर लग रहा हो तो अपनी सफाई में डॉक्टर रवि भूषण शर्मा क्या कहे हैं ये आप ज़रूर सुनिए। लेकिन जब भी रवि भूषण शर्मा सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव दिखाई दिए हैं तो ये तो निश्चित है कि वो एनसीएल के किसी करप्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे ये पूछा कि आसपास जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं क्या वहाँ करप्शन नहीं होता है, आप एनसीएल में पहले काम करते रहे हैं और एनसीएल से आप जुड़े रहे हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीएल और कुछ खास लोगों को टारगेट बनाते हैं। कुछ लोगों ने उन पर यह भी आरोप लगाया है कि वो ऐसे लोगों के दबाव तंत्र का हथियार बनने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं एनसीएल में अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं, और जब वो मंसूबा पूरा नहीं हो पाता है तो वो रवि भूषण शर्मा को कुछ डेटा अवेलेबल कराते हैं और उसके बाद उस डेटे के आधार पर वो उन लोगों को टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं उस मंसूबे में उनके साथ नहीं खड़े होते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक आरोप है और इस पर उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा ये आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन करप्शन पर अगर बात हो रही है और कहीं सीधी तौर पर करप्शन दिखाई दे रहा है तो हम इसे एक सराहनीय प्रयास तो ज़रूर कहेंगे कि कोई तो है जो करप्शन के लिए आगे आ रहा है। लेकिन आपकी भाषा अमर्यादित नहीं होनी चाहिए, उसमें शालीनता होनी चाहिए। आप अपनी बातें ज़रूर रखें, लेकिन इस बात का ख्याल ज़रूर होना चाहिए कि एक जुडिशियल सिस्टम है और कहीं ना कहीं जांच एजेंसीज़ हैं, वहाँ विलम्ब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से इस तरह की बातों को करें जिससे ऐसा लगता है कि सारी सिस्टम और सारी चीज़ों पर आपने अपना हक जता रखा है। हमारा मकसद किसी का फेवर करना नहीं है, हम हर हाल में ये चाहते हैं कि करप्शन दूर हो। में डॉक्टर रवि भूषण आए हुए हैं, ये समाज सेवी हैं, करप्शन पर आवाज़ उठाते रहे हैं और ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका जो करप्शन का मुद्दा है वो कुछ खास दायरे में ही सीमित होकर रह गया है, इसके पीछे क्या वजह है। और हालांकि करप्शन पर ये जो आवाज़ उठा रहे हैं उस पर तो हम बहुत बातें इसलिए नहीं करेंगे कि हर किसी का चीज़ों को देखने का अपना एक नज़रिया है और उन नज़रियों पर उंगली उठाने से बेहतर है कि हम खुद अपने में सुधार लाएं। तो रवि भूषण जी, आपका एसएनसी आवाज़ के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आप लगातार करप्शन की बात कहकर चीज़ों को उठाते आए हैं, इसमें आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं? और दूसरी बात यह है कि आपका दायरा, जब भी आप सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देते हैं या लगता है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो मुद्दे चाहे जो भी हों, लेकिन ये लगता है कि टारगेट एनसीएल हैं, एनसीएल के अधिकारी हैं, और जो चीज़ें दिखाई देती है वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बूस्टिंग सा लगता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, करप्शन शब्द सुनते ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम समझ में आती है, क्योंकि करप्शन को एक व्यक्ति करता नहीं है, ये एक संगठित वाइट कॉलर क्राइम है। और जब बातें आती है कि करप्शन पर मुद्दे हम उठाते हैं तो मुद्दे तो बाद में उठाते हैं, उस पर पहले मेरी स्टडी होती है और मैं कोशिश करता हूं कि जब सारी बातें मेरे समझ आ जाती है और उसके बाद मैं जांच एजेंसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, करप्शन यदि हुआ है तो उसकी सूचना किसे दें, तो मैं विजिलेंस को देता हूं, मैं उस संबंधित मंत्रालय को देता हूं। जब सारी बातें हो जाती है, 1 साल हो जाते हैं, रिमाइंडर देता हूं, जब कार्रवाई नहीं होती है तब मैं सोशल मीडिया पर आता हूं। सोशल मीडिया पर पहले मैं नहीं आता। और जहाँ तक बात जो मेरे ऊपर आरोप कहिए या जो बातें आती है कि आप जो भी लिखते हैं एनसीएल पे ही आपकी करप्शन की बातें होती है, तो निश्चित रूप से एनसीएल में भी सब विभाग पर हमारी बातें नहीं होती। मेरी स्टडी, मेरा जो रिसर्च रहा वो माइनिंग डिपार्टमेंट का रहा। माइनिंग में जो काम हुए हैं, चाहे सेफ्टी से रिलेटेड काम हो, फायर फाइटिंग से रिलेटेड काम हो, उस पर मैंने गहन से एक एक आइटम पर मैंने जानकारी उपलब्ध की, मैन्युफैक्चरर से मैंने जानकारी उपलब्ध की, अन्य सोर्सेज से। उसके बाद मैं उस विषय को आरटीआई से मैंने जानकारी प्राप्त की, जो 2-2 साल लग गए, 3-3 साल लग गए, 6-6 हज़ार पेज की
जानकारी एनसीएल ने मुझे दी, उसके बाद मैं पब्लिक के बीच आया हूं। ये निश्चित रूप से करप्शन का बातें करना आसान नहीं होता, उसको डंके के चोट पर आना और चुनौतियों जांच एजेंसी को देना कि यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे गलत साबित करो, ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए निश्चित रूप से मेरा दायरा जो है एनसीएल तक की सीमा है, वो भी मैं पूरे एनसीएल को नहीं कवर कर पा रहा हूं। ये मैं मानता हूं इस बात को, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों को ये भी लगता है और एक इस तरह का आरोप है कि आक्रोशित लोगों की टीम की आवाज़ हैं आप। वो लोग जो आक्रोशित हैं, वो लोग जिन्हें लगता है कि अधिकारियों को वो अपने हिसाब से नहीं डील कर पा रहे हैं, वो आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं और उस उपलब्धता के आधार पर आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, ये कहने वाली बात है। मेरे पास जो भी जानकारी उपलब्ध हुई है वो आरटीआई के माध्यम से हुई है, वो डॉक्यूमेंट्स है जो दिया गया है। एक भी पेपर कोई बताए कि मुझे आरटीआई से नहीं प्राप्त हुई, वो पेपर मैंने पब्लिक के बीच लाया तो मैं बात मानूंगा। लेकिन आरटीआई से पहले जो सूत्र हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, वो देने वाले एक अलग तरह के लोग हैं और कहीं ना कहीं आप उनकी आवाज़ बनते जा रहे हैं, इस तरह का भी आरोप लगता रहा है। नहीं, ये आरोप को मैं निराधार है, मैं इसे गलत बताता हूं, क्योंकि एनसीएल का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रबंधन के खिलाफ जाते हैं। हाँ, यह बात सही है कि जो एनसीएल से नाराज हैं या ऐसे व्यक्ति जो एनसीएल के एम्प्लॉय हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो भी इस करप्शन से नाराज हैं, वो कुछ बातें इनडायरेक्ट में एक संदेश देते हैं, जिसमें मैं एक उदाहरण के तौर पर, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये बातें रिटायर होने के बाद आकर कही। भाई सर्विस रहते उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कहूँ, लेकिन बातें आती हैं, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। कुछ जानकारियाँ उपलब्ध होती है, लेकिन जितना जो आरोप है वो बेबुनियाद है। मैं आरटीआई से जानकारी प्राप्त करता हूँ। देखिए, करप्शन पे बातें कहना कहीं भी गलत नहीं है और सरकारी संपत्ति, सरकारी पैसे का दुरुपयोग अगर दिखाई देता है तो हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस पर आवाज़ उठाए। लेकिन बात करने का अपना एक तरीका होना चाहिए, उसमें एक शालीनता दिखाई देनी चाहिए। आपने तो सुना होगा कि अब जो आरोपी पकड़े जाते हैं, जब तक कोर्ट निर्धारित ना करे तो उसे मुजरिम नहीं कहा जा सकता और उसके साथ भी प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। मानवाधिकार और तमाम लोग इन सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं। ऐसे में आपके करप्शन पे, जिन चीज़ों पर आप बात करते हैं, जिन अधिकारियों को आप मुद्दों के हिसाब से टारगेट में रखते हैं, कई बार उनके मुंह पे काली पोत देना, चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो कभी कभी लगता है कि शालीनता के दायरे से बाहर चीज़ों को ला रही है। ठीक है, करप्शन पे बात करना या उनकी उन कमियों के बारे में बताना एक अलग बात है, लेकिन चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मुंह पे काली पोत देना या इस तरह की चीज़ें, ये एक आरोप लगा हुआ है। कोई जांच एजेंसी ने उन्हें पूरी तरह से दोषी तो नहीं ठहराया है। आपके काम का तरीका ठीक हो सकता है, लेकिन जो शैली है इस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। क्या आप इसे मानेंगे कि एक बेहतर शैली का इस्तेमाल है? बिल्कुल, मैं जो आप बातें कह रहे हैं इसमें बिल्कुल सच्चाई है। मैं लिखता हूं, मैं भ्रष्टाचारी कहता हूं, मैं चोर कहता हूं, लुटेरा कहता हूं, कहीं कोई गलत नहीं है। अब प्रश्न है कि जब मैं इनके डॉक्यूमेंट्स को पकड़ा और आज ही मैं कह दिया कि यह लुटेरा, ऐसा नहीं होता। मैं शुरू से कहते आया हूं कि जब विषय आती है मैं जांच एजेंसियों के समक्ष सिर्फ पत्र नहीं लिखता, मैं जाता हूं, जांच एजेंसी उसे स्वीकार भी करते हैं कि यह गलत है। उसके बाद आप जांच नहीं करते हैं, इसका मतलब जो करप्शन किया है वो पैसा ऊपर जांच एजेंसी को देता जाए और मैं लिखता रहूं। मैं भी एक देश का नागरिक हूं और जहां तक बातें रहीं कि जब कोई व्यक्ति हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा तो स्वाभाविक है आप चोर हैं अगर हम गलत हैं। बिल्कुल आपका कहना शालीनता नहीं है, गलत है। आपको लुटेरा कह दिए, आपको भ्रष्टाचारी कह दिए, तो आप माननीय न्यायालय में जाए, मेरे खिलाफ कहें कि मैं चोर नहीं हूं, ये मुझे चोर कह रहे हैं। मैं न्यायालय को बताऊंगा कि साहब ये चोरी किया, न्यायालय जांच करा लेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो वहां जाए या ना जाए ये उनका मुद्दा है। हाँ। लेकिन क्या देश के जुडिशियल सिस्टम को, जो किसी आरोपी को अपराधी निर्धारित करते हैं, क्या आप उस सिस्टम को नहीं मानते हैं? देखिए, अब सिस्टम की मानने वाली अब बातें जब आएगी तो मैं माननीय न्यायालय का सम्मान तो करता ही हूँ। लेकिन अगर आप किसी को अपराधी या चोर कह रहे हैं तो ये तो एक आरोप उन पे लगा है। इस करप्शन पे आप जो एजेंसीज हैं, आप लगातार उनके अप्रोच में रहते हैं, आप उनको लिखते हैं और निश्चित है कि आप करप्शन पे बहुत सारे रेट पर बात करते हैं। ये हम इसे कहीं भी गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो शैली है जिसपे किसी को चोर कह देना, भ्रष्टाचारी कह देना,
और जो तमाम शब्दों का इस्तेमाल करना, मुंह पे काली पोत देना, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम से एक कदम आगे आप दिखाई देते हैं? बिल्कुल एक कदम आगे नहीं, मैं सम्मान करता हूं, इसीलिए मैंने आज तक न धरना प्रदर्शन दुनियादारी मैं नहीं किया। मैं सिर्फ जो सिस्टम है उसके अनुसार, जहां तक ये लिखने वाली बात है भ्रष्टाचारी कहना या लुटेरा कहना, तो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 100 नहीं 101%। और दूसरी बात, बहुत मैं अच्छा शालीनता पूर्वक अपनी बात कहना चाहता हूं कि मैं जांच एजेंसी को हर शिकायत में एक लाइन अवश्य लिखता हूं कि माननीय महोदय, यदि मेरे शिकायत में मेरिट नहीं है, कहीं भी यदि लगता हो कि मैं गलत हूं, तो कृपया आप एक बार मुझे बता दें कि आप गलत शिकायत किए हैं, आप में शिकायत में मेरिट नहीं है, ताकि मैं ना अपना समय बर्बाद करूं और ना जांच एजेंसी का समय बर्बाद करूं। आज तक किसी ने एक भी जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई आपने? बात ये बताइए, क्या आप बातों को शालीनता से रखकर जो आप डेटा उपलब्ध कराते हैं, हाँ। क्या वो इतना सशक्त या इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है कि आपको मुंह पे काली पोतने की जरूरत पड़ती है? नहीं, डेटा स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है। जांच एजेंसी बिके हुए हैं, बात उसकी नहीं है कि डेटा कमजोर है, जांच एजेंसी बिके हुए हैं। मैं तो खुलेआम चुनौती देता हूं कि आप जांच एजेंसी मुझे बैठाएं, बताएं, मैं बात करने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन एक आरोपी अपराधी है, ये डिसाइड कौन करेगा? नहीं, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स है। भ्रष्टाचारी तो मैं कह सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचारी तो मैं कहूंगा। जो इतनी सारी एजेंसीज हैं, आप सीबीआई के पास जाइए, आप तमाम जो दूसरे एजेंसीज हैं, आप उन तक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन ये शालीनता के नीचे क्यों? किसी के साथ गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, इसे कहाँ तक उचित कहा जाएगा? नहीं, गाली गलौज नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं भ्रष्टाचारी, लुटेरा, चोर, ये मैं शब्द कहा हूं। चोरी जिसने किया है चोर, तो मैं चोरी कहा हूं। जिसने लूटा है देश की संपत्ति को, मैं उसे लुटेरा कहा हूं। जिसने भ्रष्टाचार किया उसे भ्रष्टाचारी कहा हूं। ये एक आरोप है ना, एजेंसी जब तक इसको साबित नहीं करते। हाँ, ये सच है कि जो डेटा आप उपलब्ध कराते हैं उस डेटे में फर्क तो काफी नजर आता है। और लेकिन एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो रेट का फर्क आप दिखाते हैं, ये क्या ऐसा तो नहीं है कि वो रेट उस समय का कुछ था और उसके बाद जो है आज उसका जिस वैल्यू को आप दिखा रहे हैं उन दोनों में फर्क है? क्या ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ये बात जो आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फर्क तो और ज़्यादा है, लेकिन फर्क कैसा है? अभी जो मैं डेटा दिखाता हूँ, जो रेट दिखाता हूँ कि मार्केट रेट ये है, उस समय मार्केट रेट और कम था। ये चीज़ें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आए हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। जो बातें मैं जिस विषय को रख रहा हूँ, जिस आइटम को रेट के लेकर रखता हूँ, उस समय उस आइटम का रेट और कम था, और ही कम था। मैं तो ज़्यादा दिखा रहा हूँ, आज का रेट दिखा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर वाकई में रेट काफी कम है और उसको बहुत बड़े रेट में खरीदा गया है, तो निश्चित ये जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन हम आपसे बार बार ये बातें कहेंगे कि चीज़ों को रखने का तरीका ये नहीं है कि हम उन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। आपकी बातें बहुत सशक्त हो सकती है, लेकिन जब उसमें शब्दों में अगर शालीनता हो तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। जब देश की जांच एजेंसियां मौन हो जाए, देश में जो न्याय देने वाले हैं, जो बड़े बड़े नेता अपनी बात कहकर कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर मैं आया हूं, वो जब मौन हो जाएं, तो निश्चित रूप से मैं देश के एक नागरिक होने के नाते मैं अपनी आवाज़ को उठाऊंगा और जनता को यह बताने का काम करूंगा कि यह चोर है और जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं ये नहीं बताता कि सिर्फ चोर है, मैं यह भी साथ में कहता हूं कि मैं विगत 5 वर्षों से जब अपनी बात को रख रहा हूं, तो जांच एजेंसी चुप क्यों है, कार्रवाई क्यों नहीं करती? अच्छा, आप पर एक आरोप ये भी लगता है कि आप एनसेल की बात करते हैं, बगल में एनटीपीसी है, दूसरी इंडस्ट्रीज है, लेकिन आपको वहां चीजें नहीं दिखाई देती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एनसेल की बात करते हैं और ठीक 2 कदम पर एनसेल के साथ दूसरी भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां भी लोग हैं, वहां भी करप्शन है। आप ये तो नहीं कह सकते कि सारा का सारा करप्शन एनसीएल में है और कुछ अधिकारी ही इस पूरे एनसीएल की व्यवस्था को खराब करने में लगे हैं। आखिर आपका ध्यान दूसरी इंडस्ट्रीज पर क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल आपका कहना सही है। मैं प्रथम बार जब शिकायत एनसीएल का किया था, तो मैं हवाला एनटीपीसी बिननगर का ही दिया था। जो फायर हो, जिस कंपनी का न्यूवेज का एनसीएल खरीदारी किया 24,000 में, वही कंपनी का वही आइटम 11,000 में एनटीपीसी बिननगर खरीदारी किया। कि कौन से मुद्दे को मैं उठाऊं? किस करप्शन की बात कर रहे हैं? एनटीपीसी में बिल्कुल करप्शन नहीं होता या दूसरी इंडस्ट्रीज में करप्शन बिल्कुल नहीं, देखिए करप्शन तो हर जगह है। अब बात रही कि अब कोई 10 रुपए के सामान 100 रुपया में खरीद रहा है, कोई 10 रुपए के सामान 15 में खरीद रहे हैं। देखिए फर्क इसकी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर क्या एनसीएल के अलावा आपको किसी दूसरी इंडस्ट्रीज में करप्शन नहीं दिखाई देता है? देखिए भाई साहब, करप्शन तो हर जगह है। अब रही बात कि मैं तो ये कहता, देश के प्रत्येक नागरिक से मैं निवेदन कर, आप जहां भी हों,
आप जहां भी हैं, क्या पूरे सिंगरौली एक जिला है, जिला में एक रवि शर्मा ही है जो एनसीएल के करप्शन की बात कर रहा है, बाकी लोग चुप बैठे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मेरी जो क्षमता है, मेरी जो है वो एनसीएल, मैं शुरू में ही कहा कि मैं पूरा एनसीएल को ही नहीं कवर कर पा रहा हूं, मैं एनसीएल के सिविल विभाग को कवर नहीं कर पा रहा हूं। क्या सिविल में करप्शन नहीं है? बिल्कुल करप्शन है। एनटीपीसी में लगातार अंदर जिस तरह से आप देख रहे होंगे श्रमिकों की मौत हो रही थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लापरवाहियों की तरफ दिखा रही थी, जिसपे बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाया है, लेकिन उस मुद्दों पर आप कहीं भी बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। ये एक लैप्सेस सा दिखाई देता है। बिल्कुल लैप्सेस दिखाई नहीं देता। मैं वो चीज देख रहा हूं कि इस मुद्दे पर सभी लोग बोलते हैं, विस्थापित का मुद्दा हो सभी लोग बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सब लोग बोलते हैं, एक 100 लोग, सारे सामाजिक संगठन भी बोलते हैं, सारे मीडिया भी बोलते हैं, लेकिन जब मैं जो मुद्दा मैं एनसीएल का करप्शन को उठा रहा हूं उस पर एक भी शब्द कोई नहीं बोलता। न मीडिया बोलती है, न यहाँ के नेता बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। चाहे तो मैं गलत हूं तो मुझे गलत ही बता दो ना भाई। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव तंत्र को लेकर आप जो है बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और उसके पीछे उद्देश्य ये है कि उस दबाव के बाद आप अपनी कुछ चीजों को पूरा करना चाहते हैं। ये एक आरोप है, सिर्फ एक आरोप। इस सफाई में क्या कहेंगे? कैसा, किस प्रकार के दबाव मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, स्पष्ट कीजिए। मैं बात रखूँ मैं। जैसे आप पहले एनसीएल की व्यवस्थाओं से जुड़कर आप यहाँ पे काम कर रहे थे, बिल्कुल, तो आप मानेंगे ना? हाँ, मैं एनसीएल में काम कर रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आवास में भी आप रह रहे थे, ये तो आप मानेंगे ना? बिल्कुल। और बाद में अब उस आवास में आप नहीं रह रहे हैं, और एनसीएल में शायद अब आप काम भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये वो चीजें हैं जो लगता है कि अगर एनसीएल को आप टारगेट बना रहे हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो एक खास तरह का दबाव है, और उस दबाव के तहत, ठीक है, करप्शन पे बात करना और है, लेकिन सिर्फ एक खास निकाय या इंडस्ट्रीज पर बार बार बातें कहना उस तरफ संकेत करता है जहां एक दबाव जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। ये सिर्फ एक आरोप है, हम चाहते हैं इस पर भी आप अपने हाँ, मैं बिल्कुल इस पर बात रखना चाहता हूँ। देखिए, एनसीएल में जब काम कर रहा था उस समय करप्शन की जब आवाज़ उठाया तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ आवाज़ उठाइएगा, तो उन लोगों का पहला काम यही होता था कि आपको काम नहीं करने देंगे। तो मैं आपको मैं ये मौका ही नहीं दूंगा कि आप मुझे काम मत करने दीजिए। सबसे पहले मैं काम बंद कर दिया, क्योंकि आप मालूम था मुझे कि जिस संस्था के अगेंस्ट हम आवाज़ उठाएंगे वो काम वहाँ नहीं कर सकते। तो आप काम किस तरह से कर रहे थे? क्या वो काम वो अधिकारी आपको दे रहे थे? ये तो ऑनलाइन टेंडरिंग में तो आपको कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम आपको काम नहीं देंगे, यानी वो काम कुछ अलग तरह का था क्या? ऐसा है कि काम आप, मैं एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि अगर काम आप ऑनलाइन टेंडर में भी आप ले लेंगे, ठीक है, तो आप काम बिना मैनेजमेंट के सहयोग के नहीं कर सकते। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सिविल के काम, जहां तक आपको जानकारी होगी, मैं बता रहा हूं, 50% और 55% तक बिलो जा रही है। निश्चित रूप से एस्टीमेट इंजीनियर ने बनाया है, और अगर 55% बिलो आदमी ऑनलाइन काम ले रहा है तो काम, चाहे तो एस्टीमेट गड़बड़ है या काम जो हो रहा है वो गड़बड़ है, दो में से एक तो गड़बड़ है। ये तो चलिए करप्शन का मुद्दा है। हाँ, लोग इतना बिलो होकर काम कर रहे हाँ, हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हमने भी आवाज उठाया है। हाँ, लेकिन आपका ये कहना कि उन्होंने कहा कि हम आपको काम नहीं देंगे, ये तो मैनेज जैसा दिख रहा है, क्योंकि ऑनलाइन टेंडरिंग में तो, और आप जैसे व्यक्ति को जो कभी भी किसी भी चीज में बोलने में कहीं पीछे नहीं रहा है, वो अगर इस तरह की शिकायत करे कि लोगों का कहना है कि हम आपको काम नहीं देंगे, और फिर आपने कहा ठीक है साहब हम काम नहीं लेंगे, तो ऑनलाइन टेंडरिंग में तो इस तरह की व्यवस्थाओं पर बात होनी नहीं चाहिए। अब मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि एनसीएल का एनआईटी का कभी ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। उसमें एक लाइन हमेशा लिखा रहता है कि जब भी मैं चाहूं इस टेंडर को निरस्त कर सकता हूं अपनी आवश्यकता को देखते हुए। लेकिन वो आपको आपकी बातों को रखेंगे, उस पर वो रीजन देंगे, और आप जैसे रीजन दिए हैं। मेरा काम कैंसिल हुआ है, रीजन देकर ही हुआ है, रीजन देकर काम हुआ है, और मैं L1 होते हुए मेरी फाइल कैंसिल हुई है और रीजन दिया गया, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या कीजिएगा, नहीं आवश्यकता, कंपनी है, आज उनको जरूरत है तो काम करवा रहे हैं, जैसे कल लगेगा कि ना अब इसकी काम की आवश्यकता नहीं है तो नहीं है। यानी आपको लगता है कि आप करप्शन सिर्फ एनसीएल के जो लोग हैं या कुछ खास जगह पर ही आप करप्शन की बात करेंगे, लेकिन जो बाकी करप्शन है, अगर वो करप्शन होता रहे तो क्या इससे करप्शन दूर हो जाएगा? नहीं, और इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन अगर पांचों हाथ करप्शन में जुटे हो और आप सिर्फ एक उंगली पकड़कर बैठे तो क्या ये करप्शन दूर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देश की जब 125 करोड़ जनता की बात होती है तो इतने बड़े देश में हर व्यक्ति अपना अपना विषय को लेकर बैठा हो कहने के। मैं तो फिर से कह रहा हूं कि यदि मेरी दायरा बढ़ेगा, मुझे समय की बचत मिलेगी तो मैं इस दायरे से बाहर निकलूंगा। मैं कसम नहीं खाया हूं कि मैं एनसीएल को ही करप्शन को लेकर ही आगे बढ़ूंगा। अभी आप ये कह रहे हैं, यानी हम ये तो कह सकते हैं ना कि एनसीएल आपका पसंदीदा विषय तो है ही।
बिल्कुल, मैं 6 साल स्टडी किया हूं, डॉक्यूमेंट्स निकाला हूं, अब जाके करप्शन निकल रहे हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स आए, मैं उसको स्टडी किया, फिर मैं फील्ड का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तब तो जाकर करप्शन के मुद्दे आ रहे हैं। ऐसे ही कहने से नहीं होता कि मैं करप्शन आज गए एनटीपीसी घूम कर आ गए, बगल में और कंपनी घूम कर आ गए, मैं कह दूं कि ये करप्शन हुआ है। उसके पीछे डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, जानकारी उपलब्ध करनी पड़ती है। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, सच का सामना जी, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको समझौता करना पड़ा हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ मैं करप्शन की बात तो करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद भी इस जगह पर, इस मुकाम पर मैंने भी थोड़ा सेक्रीफाइस किया है? देखिए, एक बात तो मैं बड़ा स्पष्ट करता हूँ कि ये जो बातें आती है, और यहाँ नहीं, जांच एजेंसी के पास भी बातें आई कि रवि शर्मा ब्लैकमेल करने के लिए, ठीक है, कंप्लेन शिकायत करता है, तो मैं एकदम क्लियर कट करता हूँ। यही नहीं, मैं तो जांच एजेंसियों के पास भी कहा, पुलिस विभाग के पास भी कहा कि देखिए, जब मैं जानकारी मुझे प्राप्त होती है कि ये करप्शन है इसमें, तो यदि मैं ब्लैकमेलर होता तो मैं शिकायत करने के पहले उस अधिकारी के पास जाता, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता और मैं कहता कि भाई ये आप गड़बड़ किए हो, ये करप्शन किया हो, आप इसको मामले को दबाना चाहते हो या मैं इसकी शिकायत करूं, तब तो ब्लैकमेल की बात होती है। मैं तो सीधा जानकारी में आती है, मैं सीधा जांच एजेंसी को शिकायत करता हूं। जब जांच एजेंसी से शिकायत जब आती है, एनसीएल में आती है, तो स्वाभाविक है एनसीएल विजिलेंस जांच करेगी, लेकिन एनसीएल विजिलेंस को इसको ओपन नहीं करना है। एनसीएल विजिलेंस की जानकारी एक कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मालूम हो जाता है कि इनकी शिकायत आई है? कोई ना कोई एनसीएल विजिलेंस में बैठा है जो कॉन्फिडेंशियल मैटर को ठेकेदार तक पहुंचाता है, उसके बाद ठेकेदार मेरे पास आते हैं, मैं नहीं जाता ठेकेदार के पास, ठेकेदार मेरे पास आते हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एनसीएल से असंतुष्ट हैं, एनसीएल के अधिकारियों से असंतुष्ट हैं और आप उनकी आवाज बन रहे हैं। आपने जो खुद कहा कि ठेकेदार असंतुष्ट होते हैं और वो हमारे तक डेटा लीक करते हैं। नहीं, इसमें गलत क्या है? आप भी भाई साहब, आप एक मीडिया से हैं, आप यहाँ बैठे हैं, कहीं से यदि सूचना आती है कि यहाँ पर एक घटना हुई है, तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आप तुरंत वहाँ पहुँचकर उस चीज़ को कवरेज करें। मैं यदि एक चेहरा बन चुका हूँ करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने वाला, रवि शर्मा का मतलब होता है कि एनसीएल के करप्शन, एनसीएल की कोई भी करप्शन होती है तो लोग सूचना लेकर मेरे पास आते हैं, मैं उस सूचना को वेरीफाई, तो सूचना देने वाले को तो मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि और आप जानकारी उपलब्ध करें ताकि भ्रष्टाचारियों की जो मंशा है उनको हम लोग समाप्त करें और देश की संपत्ति को बचाएं। ये आज कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन जो सूचना आपको दे रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं वो अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति की सूचना लेकर आप कहीं ना कहीं उनके रास्तों को आसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है? ऐसा अब मैं इस बात को कैसे कहूं कि जो दे रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लेते हैं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में रहती तो जो सूचना दे रहे हैं मैं उनके अगेंस्ट भी आगे बढ़ता। ये अगर कोई कह रहे हैं तो ये बातें हो सकती है, ये भी बातें हो सकती है। एक चोर यदि कहे, अगर मान लिए ये बात है भी, अगर एक चोर कहे कि वो चोरी किया है तो इसलिए मैं उस चोर को नहीं पकड़ूंगा क्योंकि एक चोर ने कहा, ये कहीं कोई लॉजिक नहीं है, इस तर्क में कोई दम नहीं है। ऐसा होता है कि बंटवारे की रकम सही तरीके से ना मिले तो एक जो है वो टूट जाता है और वो एक भेदिया बन जाता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो करप्शन से जुड़ा हुआ हो, उसे लगता है कि वो एनसीएल के कुछ लोग उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बिना काम के जो है वो चीज़ों को पूरा करना चाहता है और उसको लगता है कि आप कम से कम ऐसे तो हैं कि एक बार आपको अगर इन सब चीज़ों पे बता दिया जाए तो एक दबाव तंत्र की तरह आप उन चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। होता क्या है, अगर एनसीएल के साथ साथ अब तमाम दूसरी इंडस्ट्रीज पे भी आप लगे होते तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, करप्शन के सारे मुद्दों पर रवि भूषण जी जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के कहने से अगर वो डेटा उपलब्ध कराते हैं और आप उस पर काम करते हैं तो वो एक भय तो बनाते ही होंगे कि अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम उसको ऐसे जगह पे पहुंचा देंगे जो आपको परेशान बहुत करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनके हथियार बन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो इसको और पॉजिटिव रूप में देखता हूं। देखिए, एक चीज़ तो आप बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूं कि रवि शर्मा एक ही क्यों, लोग 100 रवि शर्मा पैदा ले, 1000 पैदा ले, जो अलग अलग विभाग को देखे। रवि शर्मा क्यों एनटीपीसी को देखे, रवि शर्मा क्यों दूसरा मंत्रालय को देखे, और रवि शर्मा क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? जागरूक हो लोग। लेकिन अगर हम ये कहें कि रवि शर्मा ही क्यों एनसीएल को देख रहे हैं, क्यों? हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरी एक व्यक्ति की जितनी क्षमता है। नहीं कर रहा हूं ना, आपका प्रश्न सही है, बिल्कुल सही है। सिर्फ एनसीएल ही को क्यों देखें? नहीं, बिल्कुल। क्या आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? नहीं, एनसीएल नहीं, एक एजेंसी को मैंने लंबे समय से पूरी तह तक, जमीन तक पहुंचा हूं। अभी मैं पूरा करप्शन नहीं निकाल पाया हूं, ये भी मैं कह दे रहा हूं। अभी मैं 50% तक पहुंचा हूं, तो 50% पहुंचने के बाद बैक क्यों, मैं 100% क्यों न पहुंचूं? इसलिए मैं यहां समय दे रहा हूं। ये डेटा तो आपको दूसरे लोग उपलब्ध कौन कराते हैं? फिर मैं आपके समक्ष अगर मैं
हजारों, एक दो नहीं 10,000 पेज का अगर मैं रख दूं आरटीआई से जानकारी मिली, तो जानकारी क्या मिली थी? जब बाहर वाले लोग उपलब्ध करा रहे थे तो 1000 डेटा एनसीएल मुझे क्या दिया था? सादा पन्ने थे, क्या थे वो? यानी आपके कहने का मतलब है कि सूत्र आपको जानकारी देते हैं, लेकिन फिर आप वो डेटा कहीं ना कहीं से इकट्ठा एकत्रित करवाते हैं, कलेक्ट करवाते हैं, और वो आरटीआई बिल्कुल। एक बात इसका भी मैं जवाब दूं, अगर कोई, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कोई किसी का कमीशन का बंटवारा नहीं हुआ या किसी प्रकार से मतभेद हो गए भ्रष्टाचारियों में, वो आकर मान ली कहीं से सूचना आती है, मुझे उपलब्ध होती है, तो यदि मान ली कि उस सूचना को मैं आगे शिकायत में तब्दील करता हूं, तो भाई भ्रष्टाचार तो हुआ ही है ना। अब जो एक सूचना जाता है वो क्यों नहीं कहता कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, अगला इसको भी मैं पैसा दिया हूं? ये क्यों नहीं बोलता? इस बात को, आपका बात सही है, मान ली कि वो कहता है कि नहीं पैसा हम कम दिए इसलिए इसने इस व्यक्ति ने इस बात को रखा होगा, ऐसा तो आज तक कोई विषय आया नहीं। लेकिन होता क्या, जो सूत्र देते हैं, जो जानकारी देते हैं, वो ये तो नहीं बताएंगे कि वो किस अधिकारी को ब्लैकमेल करके आ रहे हैं या किस अधिकारी को डरा धमका कर सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो फेयर होकर आपको बताएंगे कि वो अपने इस दबाव का हिस्सा आपको बनाना चाह रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, वो हमें मत बताएं, लेकिन मैं जो शिकायत किया हूं, जिसके खिलाफ शिकायत की, वो तो बता सकते हैं ना। उन्हें तो मालूम है ना कि हमसे नाराज कौन व्यक्ति है, उन्हें तो पता होगा कि मुझसे नाराज कौन है। दूसरी चीज, जब आप पहले ही भ्रष्टाचार का बाउंसर उन पे लगा देते हैं तो वो तो वैसे ही बेचारे भयभीत होकर बैठते हैं। क्यों भयभीत होते हैं? आखिर एक बात बताइए, अगर हम भ्रष्टाचार नहीं किए हैं तो क्यों भयभीत होंगे? जब आप उनको पहले ही चोर और भ्रष्टाचारी और ये सारी चीजों का आरोप लगा नहीं, आरोप नहीं, डॉक्यूमेंट्स के साथ आरोप नहीं, पहले डॉक्यूमेंट्स। तो फिर वो भयभीत तो होंगे ही ना कि जो व्यक्ति आ रहा है वो पहले ही हमको जुडिशियल के दायरे में रखकर चोर साबित कर चुका है, तो हम क्या बात? नहीं, अभी मैं आपके इंटरव्यू में पहला लाइन यही बोला था कि सबसे पहले मैं शिकायत करता हूं और उनको अनेकों रिमाइंडर मारने के बाद 1 साल बाद मैं चोर और सोशल मीडिया पर आता हूं। मैं फिर इस बात को रख रहा हूं 1 वर्ष बाद। वो तमाम जो बातें रखा हुआ, जब भी आप चाहें तो उससे संबंधित आप पूछ सकते हैं कि आपने कहां कहां शिकायतें किया है, किस स्टेज पर किया है, मैं आपको पेपर दिखला दूंगा। रवि जी, हम आपके सराहनीय प्रयास की तारीफ करते हैं। करप्शन किसी भी लेवल का हो, उसे हर हाल में दूर होना चाहिए, और ये हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस करप्शन के खिलाफ खड़े हो जाए। लेकिन फिर भी मैं इस पर सख्त ऐतराज जताऊंगा और आपत्ति करूंगा। आप जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जो लगातार करप्शन पे बात कर रहा है, उसके तेवरों में, उसके बातों में और उसके अल्फाजों में शालीनता होनी चाहिए। अगर आप शालीनता रखकर अगर उन बातों को करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी बातें और बेहतर तरीके से सुनी जाएगी, क्योंकि जुडिशियल की व्यवस्थाएं हैं और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनको ये विभाग को ये काम दिया गया है कि वो इसकी जांच करें और दोषी को दोषी ठहराएं। लेकिन आप अगर किसी को गलत तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप जांच एजेंसी को आप अगर दोषी ठहराते हैं तो कम से कम उस जांच एजेंसी की व्यवस्थाओं को पूरा होने का मौका तो दें। कब, कितने साल? 7 साल, 10 साल, 15 साल, कितने साल? तो ये कमियां तो उस सिस्टम की है ना। तो मैं उस सिस्टम पर भी तो लिखता हूं। तो आप उस सिस्टम को ये कहिए कि जब हम आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप जब उसको नहीं आप कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने मन से मान लेते हैं कि ये हमारे मन की नहीं मान रहे हैं, ये इनको चोर नहीं कह रहे हैं, तो हम ही इनको चोर कह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ये बात कर रहे हैं। मैं यदि किसी सिस्टम को, एनसीएल के सिस्टम को यदि मैं कहा कि ये गड़बड़ हुई है, ये चोर है, तो क्या एनसीएल के पीआरओ का अधिकार नहीं बनता है, हक नहीं है कि इस चीज को आकर स्पष्टीकरण दे कि नहीं? तो एनसीएल के आगे भी आपने विजिलेंस और तमाम जगह पे लिखा है। अच्छा गलत, अच्छा बिल्कुल, आप बात जो रख रहे हैं बहुत सही है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि नियम है, सर्कुलर है कि एनसीएल का जो विजिलेंस या कहीं का भी विजिलेंस हो, सबसे संवेदनशील पद होते हैं वहां सीबीसी ने स्पष्ट कहा है कि 3 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति नहीं रह सकता वहां पर। यहां 2012 से बैठे हुए थे घोष, मिस्टर घोष, गंभीर मुद्दा है और मेरे विषय का वही जांच कर रहे थे। मैं आरोप गलत नहीं लगाया हूं कि हमारे सारे विषय को दबाया इन्होंने। क्यों? आप नियम के तोड़ पर, जो नियम पालन करने की जिस व्यक्ति पर पूरी जिम्मेदारी है, वही व्यक्ति नियम को तोड़ रहा है, तो मैं किस पर विश्वास करूं? ये तो एक गंभीर बात है कि कई ऐसे लोग हैं जो अंगद के पांव की तरह अड़े हुए हैं, और कई बार अगर जांच उनके हाथ में दिया जाता है तो जांच प्रभावित। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि एनसीएल में सब अधिकारी नहीं है बेईमान, सब भ्रष्ट नहीं है, लेकिन एक भ्रष्ट का नेक्सस है जो मेन की पॉइंट पर बैठे हुए हैं। ये भ्रष्टाचारियों का एक, मैं बहुत अच्छी बात है कि मैं फिर नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिना नाम लिए मैं एक बात कह दूंगा। एक सज्जन जो 1.5 अप्रैल में सीबीआई और सीबीओ ने उसे एग्री लिस्ट में नाम दे दिया। एग्री लिस्ट का मतलब होता है आप संदेह वाले व्यक्ति हैं करप्शन के मामले में, वो व्यक्ति को उस सीट से हट जाना चाहिए जहां संवेदनशील पद पर है। लेकिन वो व्यक्ति लगातार साइन करता रहा, लंबे फाइनेंशियल साइन करता रहा। ये कौन सा नियम है भाई साहब? ये सारी चीज़ें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें हमारा मकसद किसी की तरफ झुकाव रखना बिल्कुल नहीं है।
लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ों को आप पर छोड़ रहे हैं कि ये फैसला आप करिए कि करप्शन पर आवाज़ उठाना तो ठीक है, लेकिन क्या आसपास के दूसरे करप्शन को नज़रअंदाज कर देने से क्या करप्शन दूर होगा? खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास।